हिंदी। Good evening, welcome to Ancestral Goa. इधर explanation sound system का है। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठे और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। अभी ऊपर देखिए उधर परशुराम। पुराण के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुगदों या देखभाल करने वाले थे जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर जिमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। अपनी कम है। नमस्ते, मैं दामिया यहाँ का मछुआरा। ये ऊपर से होके ऐसे जाएंगे या ऐसे? घूर के क्यों? ओके, ऐसे फिर मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। आप सबको बिद्दू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ।
मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दांड, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी है और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी, एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग उभरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमौट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मछलियों का बसेरा था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी है और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी, एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग उभरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमौट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्थ निकालता है। नूर वहाँ चलो, उसमें खोपड़ी से भरा हुआ और दूसरे में हाथ दरांती है, जिससे नारियल के फल से गोवा का अमृत पीणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई चीजों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की चूड़ियां, कटहल, केले या फूलों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बंधी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था।
ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेरी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर वो मारेगी दीदी मारेगी वो। उससे उठने वाली वाष्प को ठीक है वो दीदी अंदर बंद कर देगी, हम जा रहे हैं। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सार पूरा बनता है जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पूरा को एक बार फिर और रस को मिलाकर उबाल के लिए जो दूसरा सार होता है उसे काजू पीने के लिए यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को फेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये बड़ी सारी महिला कर रही है। चलो बैठो, चलो आप वहाँ फोटो ले चलो। नूर पापा के साथ बैठ जा। चल या तो किसी इंसान की मृत्यु के कारण सुनसान जगहों पर को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ मेरे ऊपर बैठ दो, मेरे पास उधर देखो। सर आप जाओ, मैं बता रहा हूँ। की दाई ओर आप उसमें बैठकर चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्र भागो क्योंकि आपको कुछ ही मिनट आप आओ मेरे साथ आओ ना। खींचेगा आपकी मेरे साथ। वेट कितना लंबा है? मेरी मम्मा खींचे फोटो। आप फोटो खींच रहे हो वीडियो बना रहे हो? साथ में बीच में फोटो का आता ना उसको। नूर पापा के साथ बैठ जा। चल या तो किसी इंसान की मृत्यु के कारण सुनसान जगहों पर को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ मेरे ऊपर बैठ दो, मेरे पास उधर देखो। सर आप जाओ, मैं बता रहा हूँ। की दाई ओर आप उसमें बैठकर चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्र भागो क्योंकि आपको कुछ ही मिनट आप आओ मेरे साथ आओ ना। खींचेगा आपकी मेरे साथ। वेट कितना लंबा है? मेरी मम्मा खींचे फोटो। आप फोटो खींच रहे हो वीडियो बना रहे हो? साथ में बीच में फोटो का आता ना उसको। आ जाओ।
है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मिस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन ही था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर आपको एक सन डायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में तबाकरिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पौंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह फोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी गांव से घूमते हुए बहकर आखिरकार उस तालाब में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। अब डोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे मुड़े। हमारे घर में आपका स्वागत है। हम हैं डोना मरिया, उस समय की प्रारूपी जमींदारन। यहाँ हम अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ बालकनी में बैठकर अपने बागीचे के नजारे का आनंद उठा रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है, जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे। हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा दक्षिण पूर्व एशियाई में कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र सरोंग का अनुकलन है और उसे थोड़ा सा भारतीय टच देने के लिए हमने कंधे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है। हमारे घर के स्तंभ के नीचे की चौकी ऊंची है और ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। इससे घर को बुलंदी मिलती है और बाकी पड़ोसियों को बैठकर गपशप उड़ाने की जगह भी। आप देख सकते हैं कि कुआं हमारे घर की रसोई घर का हिस्सा है, ताकि हमारी दासियां आसानी से जब चाहे पानी खींच सके। गौर कीजिए, हमारे घर में पकाने और भंडार में रखने के लिए भी इस्तेमाल होने वाले सारे बर्तन मिट्टी के थे, जैसे कि वो डॉन वहाँ पर। आपने गोवा की सुलगी हुई सॉसेजेस के बारे में सुना ही होगा। यहाँ आप उन्हें चूल्हे के ऊपर लटकाया हुआ देख सकते हैं, ताकि वो खुद ब खुद हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाले कांदे के साथ सुलग जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं, हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए, पर कृपया सीढ़ियों से नीचे चलकर तावेन में अंदर जाएं। बेबी ये जो ये लिखे हुए हैं ना, ये बोर्ड इनके लिए जो है ना सर। वहाँ तो मुर्गे पाले हैं। यहाँ बुझ जाता ना, ये तो पूछा ना यहाँ मुर्गे डालता है। वो तो उसमें मूंग डाल हेलो आओ उसमें मूंग डाल के फोटो इधर 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 लॉक डालेंगे। हाँ चलो नूर आ जाओ। मेरी और पापा की, तू थोड़ा ना आएगा। मेरी और पापा की। तो आप यहाँ खड़े हो, हम उसमें वो फोटो खिंचा आपको भी करना। चलो आपकी भी शादी हो रही है। ये ले नूर, वीडियो भी बनती रहेगी और वो भी अच्छी सी। आप एक खड़े हो। चलो
देखो हाथ डाल रहे इसके अंदर। बड़े मुर्गे को बनता है। और ये भी फिश है यार। हाँ वो टर्टल तो वो अंदर टर्टल मुझे तो टर्टल पसंद लगते हैं। मम्मा मम्मा मुझे टर्टल पसंद लगते हैं। ओके आ जाओ। बटन क्वेल। हाँ क्वेल उधर क्वेल। कोकेटेल ये वाला पैर को ऊपर बैठा हूँ। कोकेटेल बड़ी वो पैरेट। ये है पॉलिश हैंड नहीं है पॉलिश कैट है सिल्वर पिजन पिजन नहीं अंदर ही यहाँ बाहर लेगा काट लेगा। हाँ काट लेगा। हाँ जी इधर से फोटो देख। ओ ऊपर नीचे बहुत से बनाया पैरेट है बेटा। अफ्रीकन लव बर्ड। अफ्रीकन लव बर्ड उधर भी अलग उम्र का भी है। ऊपर कितने सारे बैठे हैं। मार देंगे आपको। वो वाली है ना वो ऐसे पीछे अपने ढंग से फैलती है चलने खिलाती है। वो देखो वो फैला के बैठे। वो देखो ऊपर वो वाली ऊपर वाली। यहाँ भी दुकान है। चलो चलो निकलो फटाफट। अंदर है क्या? रफनी कुछ नामक पौराणिक स्थान पे आपका स्वागत है। यहाँ जुत्ती तस्वीरों द्वारा अंदर आओ बेटा आओ। कहानी में आपको चट्टान में पाए गए भक्त चिन्ह का नाम इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। महादेव गाड़ी में खाना ना अभी कैसे खाएंगे और उदार था अभी वो और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था खुरम जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गया। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब खुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। खुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महादर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई।
लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादर अकेला पड़ गया, लेकिन महादर का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम पुरम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादर ने भगवान से पुरम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादर को वरदान मांगने को कहा। तब महादर ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादर की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादर राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादर को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादर के पैरों के निशान पाएंगे। कथा अनुसार महादर को वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को तब तक राज में रखें जब तक उसकी प्राप्ति ना हो। कृपया अपने जूते बाहर छोड़ें और अंदर प्रवेश करते वक्त सिर नीचे झुकाकर चले। चाहें तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती आपको काउंटर पर वीडियो बना लो। फ्लाइंग ब्यूटी इधर नहीं है अभी, इधर सिर्फ फोटोज है। आगे भी है नहीं होंगे ना? चलना है क्या आगे? है? चलना है क्या? इधर क्या लिखा हुआ है इसमें? Stop and look at the statue on the cave. It closes its eyes and smiles as you go closer. वो तो पता है, ये बड़ी होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिखेगी। नहीं, closes बंद करना ना। Eyes का smile। वो क्योंकि नीचे से है ना, हम पास जाएंगे। बंद होती जा रही है, देखो। तो वो बंद नहीं होती जा रही, नीचे से दिखता है ऐसे कि बंद हो गई। Good. World's most dangerous animal. लाइन आ गया था ना? रबनी के वहाँ चलो, छोटू पतलू। अरे आ जाओ, वहाँ पे आओगे। इसके अंदर मुँह करो अपना। नूर चंदू भी थोड़ा भी। नूर थोड़ा भी। मैं कहाँ जाऊँ? मैं चुटकी में जाऊँ? हाँ चल नूर, जल्दी जल्दी। रबनी उधर ही। आप इधर आओ। रबनी वो सुंदर है, वो देखो सुंदर राजू। नोटी खींच लो ना एक बार, खींच। हाँ चल खींच ली। अब इधर आओ। अब आप इसमें खिंचाओ ना। अब आपने खींच ली एक बार इसमें खिंचा। अच्छा चुटकी में खिंचाओ। छुटकी। यस यस नूर चल जल्दी कर।
फंसे गर्दन। बस बस रबनी, इधर उधर उधर। राजू राजू अच्छा चलो। सबसे बड़ा चिरे का शिल्प देख सकते हैं। यह शिल्प हमारे भारतीय संस्कृति की याद दिलाता है। संत मीराबाई एक तारे के सुरों पर संगीत स्वरों में खुद को भूल चुकी है। इस शिल्प पर ग्रीक रोम शिल्प कला का असर नजर आता है। यह शिल्प कलाकार जॉसलिन महेंद्र अराउजो अल्वारेस द्वारा सन 1994 में निर्माण किया गया। एक लंबे चौड़े चिरे पर केवल छन्नी, हथौड़े जैसे मामूली औजारों की मदद से कलाकार ने इसकी निर्मिति सिर्फ 30 दिनों में की। शिल्प गंधार कला की भी याद दिलाता है। मीरा के माथे की बिंदी, बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें उसका भारतीयत्व अधोरेखित करती है। उसके बालों में सोने के फूल उसे गोवा का निर्देश करते हैं, क्योंकि गोवा की हर शादीशुदा औरत के माथे में फूल लगा होना यह खासियत है। कमल पुष्प, आधे सूरज, एक तारे पर निशान उसे और भी अद्भुत का निर्देश करती है। यह शिल्प तरह तरह की प्रशंसा पा चुका है। उसका सन 1996 में लिम्का बुक्स में निर्देश हुआ है। यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में उसे स्थान मिला है। भारत के डाक विभाग ने उसे लिफाफे पर प्रस्तुत कर राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी है। आप भी इस शिल्प की मधुर यादें साथ लेती जाएं। ये सब लेफ्ट हैंडर्स हैं क्या? हैं? ऊपर लिखा हूँ लेफ्ट हैंडर्स म्यूजियम। हमारा रबनी भी महान बनेगा फिर। गांधी जी भी लेफ्ट हैंडर थे क्या? हमारा रबनी भी बनेगा फिर। आओ ना, चटनी का नाम तो पढ़ना पड़ेगा तो क्या? हो गया अब तो, अब क्या कैप लेनी। अच्छा आप सोच रहे थे आज जाना है ना? पहले आप कल कह रहे थे। कल इस टाइम हम गाड़ी में होंगे, ज़्यादा रास्ता पास। नूर
रवि कहाँ जाओ आगे के दोबारा हेलो रुको नोट पीछे रह गया है तो पढ़ रहा है अभी रुको रखनी छोड़ो एक मिनट छोड़ो रुको चलो अब आओ छोटे मम्मा love you चलो पर ये दो नहीं थमदा कुछ तो नोट पे लगा पढ़ के आया ना सारा